चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 है ना। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म अंग्रेजी में बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हालांकि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का दूसरा नाम है युगपत समीकरण भी। कौन समीकरण? युगपत समीकरण। इसी को हम बोल सकते हैं युगपत समीकरण। कौन सा समीकरण? युगपत समीकरण है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है क्या। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है क्या, है ना। तो जब दो चर वाले दो रैखिक समीकरण को जब दो चर वाले दो रैखिक समीकरण को एक साथ व्यक्त किया जाता है तो उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग या युगपत समीकरण कहते हैं। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। कोई पूछ दे कि बताइए जी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या है, तो कहेंगे कि जब दो चर वाले दो रैखिक समीकरण जब दो चर वाले दो रैखिक समीकरण को एक साथ व्यक्त किया जाता है, एक साथ व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे दो चर वाले किया जाता है तो उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म या करके हम लिख देते हैं। इसी को युगपत समीकरण भी कहा जाता है। युगपत समीकरण कहते हैं, है ना। जब दो चर वाले दो रैखिक समीकरण समझते हैं ना, वैसा समीकरण जिसमें चर का घात एक होता है उसको रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक का अर्थ होता है घात एक वाला समीकरण। जब दो चर वाले दो रैखिक समीकरण को एक साथ व्यक्त किया जाता है तो उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म या युगपत समीकरण कहते हैं। क्लियर? अब सुनिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है लिख देते हैं। और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म या युगपत समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है वो लिख देते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 तथा dx प्लस ey प्लस f बराबर 0। इसको मान लेंगे समीकरण 1। इसको मान लेंगे क्या? समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 है ना। ax प्लस by प्लस c बराबर 0 इस समीकरण 1 हो गया और dx प्लस by प्लस f बराबर 0 इस समीकरण 2 हो गया, है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0 इसको समीकरण 1 मानते हैं और dx प्लस ey प्लस f बराबर 0 इसको क्या मानते हैं? समीकरण 2 मानते हैं। यहाँ लिख देंगे होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है भाई? तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 और दूसरा dx प्लस ey प्लस f बराबर 0। तो यहाँ समझिए, कहीं कहीं देखिए बुक में लिखता है इसको a1 x प्लस b1
बाई प्लस C1 इक्वल टू 0। कहीं कहीं ऐसा लिखता है बुक में। इसको लिख देगा A2x प्लस B2 बाई प्लस C2 बराबर 0। बात वही, इसको समीकरण 1 मानेगा, इसको समीकरण 2। हम A1 के जगह A रहने दिए हैं, B1 के जगह B रहने दिए हैं, C1 के जगह C रहने दिए हैं, A2 के जगह D रख दिए हैं, B2 के जगह E रख दिए हैं और C2 के जगह F रख दिए हैं। बस यही अंतर है, वो पढ़ाने का अपना अपना तरीका है ना। तो युग दो चर वाले रैखिक क्यों बोल रहे हैं, पहले समझ में आया? क्योंकि कई गो चर है, दो गो, चर पर कई कई घात है, एक एक घात है ना। तो इसको कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये भी है दो चर वाले, दो गो चर है इसमें भी, और चर पर कितना कितना घात है, एक एक घात है। तो इसको भी कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या हो गया, युग्म। एक समीकरण है और एक समीकरण है, दो समीकरण हुआ ना। तो इसको कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, या इसी को कहते हैं क्या, युगपत समीकरण। कौन समीकरण, युगपत समीकरण। बात समझ में आया? तो इतना पहले लिखिए। चलिए यहाँ तक हो गया, अब आगे बताते हैं। और इसी को युगपत समीकरण भी हम लोग बोलते हैं, युगपत, याद रखिएगा, युगपत समीकरण इसी को बोलते हैं संक्षेप में, ठीक ना। इसको अंग्रेजी बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन इसी को बोलते हैं, ठीक ना। दूसरा नाम है संक्षेप में। अब हम लोग चलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल के बारे में। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो एक चीज पहले आप लोग शायद जानते ही होंगे, 9th क्लास में पढ़ना था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं, लेकिन दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के हल इस बात पर निर्भर करता है, इसका अनंत हल भी हो सकता है, एक हल भी हो सकता है, और कोई हल भी नहीं हो सकते हैं। वो एक कंडीशन है, उस पर निर्भर करता है, उसके नेचर पर निर्भर करता है, उसके प्रकृति पर निर्भर करता है ना। तो सुनिए पहले हल क्या है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में चर x और y का वैसा मान चाहिए जो दिए गए दोनों समीकरण को क्या करे, संतुष्ट करे, तो उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कहते हैं। जैसे यहाँ लिख देते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल में कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में चर x और y का वैसा मान या वैसा मान जो दिए गए दोनों समीकरणों को संतुष्ट करे, दिए गए दोनों समीकरणों को क्या करे, संतुष्ट करे, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, या कह सकते युगपत समीकरण भी, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल कहते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में चर x और y का वैसा मान जो दिए गए दोनों समीकरणों को क्या करे, संतुष्ट करे, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कहते हैं। जैसे हम बताए थे ना कि व्यापक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, दूसरा होता है dx प्लस ey प्लस f बराबर क्या होता है 0। ये व्यापक रूप है, समझ रहे हैं ना। व्यापक रूप मतलब ये बेस है, ये आधार है, हमेशा चर x y है ना,
चर एक अचर समझते हैं ना। चर मतलब जो जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसको चर राशि कहते हैं, और जिसका मान कभी नहीं बदलता उसको अचर राशि कहते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण में ज्यादातर एक्स बाई जेड को हम लोग चर मानते हैं, उसमें भी ज्यादा एक्स बाई रहेगा। एक्स बाई को क्या मानेंगे? चर। और बाकी जितना संख्या आएगा उसको क्या मानेंगे? अचर। संख्या का मान कभी कभी 3 के मान 4 होगा, कभी 10 के मान 5 होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक्स बाई का मान हमेशा बदलते रहेगा, कभी एक्स के मान 2 आ जाएगा, कभी एक्स के मान -1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार आप लोग समझते ही होंगे। तो यही चलते एक्स बाई जेड को क्या माना गया? चर राशि। तो यहाँ हम लोग कह रहे हैं ना कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में चर एक्स और बाई का वैसा मान जो दिए गए दोनों समीकरणों को क्या करे? संतुष्ट करे, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल कहते हैं। तो जैसे हम कहते हैं कि एक समीकरण लेते हैं 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 2 दूना 4 3 एकम 3 7 ले लेते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। एक ले लेते हैं 5x माइनस 4 इक्वल टू 6, इसको मान लेते हैं समीकरण क्या? 2। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2, ठीक है। अब ये दोनों कौन समीकरण है? युगपत समीकरण, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है ना। तो इसका हल क्या होगा? तो इसका हल वही होगा जो इसमें चर एक्स और बाई है ना, चर एक्स और बाई, सॉरी बाई यहाँ छूट गया, चर एक्स और बाई जो है, चर एक्स और बाई देख रहे हैं ना, चर एक्स और बाई का वैसा मान चाहिए जो दिए गए समीकरण को क्या करे? संतुष्ट करे। तो जैसे कहने का तात्पर्य है कि हम एक्स मान लेते हैं 5 और बाई के मान लेते हैं 3, ठीक है। तो 5 दूना 10 और 3 तिया 9, यहाँ जोड़ेंगे तो 10 और 9 क्या हो जाएगा? 19। तब LHS में 19 हो गया, RHS कितना है? 7 बराबर आया। तो इसका ही हल होगा? नहीं, हल वही होगा जो RHS LHS को क्या करे? संतुष्ट कर दे, बराबर कर दे। तो x के मान हम अगर हम 2 ले लेते हैं और y का मान कितना ले लेते हैं? 1। तो 2 दूना 4 और 3 एकम 3, तो 4 और 3 7। LHS कितना आ गया? RHS कितना है? सही है। तभी तो एक समीकरण को संतुष्ट किया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। तो इसमें भी रख के देखते हैं। x के मान यहाँ कितना रखे थे? तो 2, तो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 पचे 10। यहाँ y के मान 1 रखे थे, तो यहाँ y के मान 1 रखेंगे तो 4 एकम 4, तो 10 में से 4 घट जाएगा, कितना बचेगा? 6, है ना। तो क्या हम लोग देखें, x और y, चर x और y का दो ऐसा मान है, 2 और 1, जो दिए गए दोनों समीकरण में रखते हैं तो दोनों समीकरण के मान को क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। यही चलते x बराबर 2 और y बराबर कितना? 1, ये दिए गए समीकरण युगपत समीकरण का क्या है? हल है ना। इसके अलावा और कोई हल हो सकता है, मान लीजिए कुछ हो सकता है, लेकिन हल वही होगा जो दोनों समीकरण के मान को क्या करेगा? संतुष्ट। बस चेक करने का यही तरीका है, जो दोनों समीकरण के मान को क्या कर देगा? संतुष्ट कर देगा, वही समीकरण का हल होगा। क्या हम कह दें कि x बराबर 3 और y बराबर 2 हल है, तो हमको कहने से होगा? नहीं। चेक करते हैं भाई, x के मान 3 रखेंगे तो 5 तिया 15, आई y के मान कितना रखेंगे? 2, तो 4 दूना 8, 15 में से 8 के कितना बचा? 7। तो बताइए 15 में से 8 गया, 7 बचा, तो इधर 7 है, इधर क्या है? 6। दिए गए समीकरण को संतुष्ट कर रहा है? नहीं। तो समीकरण का हल होगा? नहीं। बात समझ गए? समीकरण का हल कौन होगा? जो दिए गए समीकरण के मान को क्या कर देगा, वही समीकरण का हल होगा, अन्यथा नहीं होगा। बात समझ में आया? दिक्कत है तब बोलिए। अब इसके बाद हम बताएंगे, तो यहाँ हल के बारे में पूछेगा तो क्या लिखेंगे हम लोग? x बराबर 2 और y बराबर कितना? 1। अब कैसे हल निकालेंगे इससे सब बताएंगे, पहले इतना दूर चलिए लिखिए। युगपत समीकरण के हल, युगपत समीकरण के हल, युगपत समीकरण के हल मतलब हल कभी कहेगा ना ज्ञात करने के लिए, तो चर का मान निकालेगा, और चर का वैसा मान जो दिए गए समीकरण के मान को क्या कर देगा? संतुष्ट करेगा, वही हल होगा, अन्यथा हल नहीं होगा। तब यहाँ लिख देंगे हम लोग विद्यार्थी जी कि युगपत समीकरण
युगपत समीकरण के हल, युगपत समीकरण के हल उसके प्रकृति पर निर्भर करते हैं, प्रकृति पर निर्भर करते हैं, है ना। युगपत समीकरण के हल किस पर निर्भर करते हैं? उसके प्रकृति पर, उसके नेचर पर, कि उसका नेचर कैसा है। बात समझ रहे हैं? युगपत समीकरण के हल उसके प्रकृति पर निर्भर करते हैं, अर्थात युगपत समीकरण के अद्वितीय हल या कोई हल नहीं या अनंत हल हो सकते हैं, अनंत हल हो सकते हैं। ये तीन बात पर निर्भर किया। युगपत समीकरण के हल उसके प्रकृति पर निर्भर करते हैं, तो प्रकृति पर तो निर्भर करेगा ही। तो युगपत समीकरण के अद्वितीय हल भी हो सकता है। अद्वितीय हल का मतलब एक और केवल एक ही हल हो सकता है, या कोई हल भी नहीं हो सकता है, या कितने हल हो सकते हैं? अनंत हल हो सकते हैं। बात समझ में आया? अब कब होगा अद्वितीय, कब होगा कोई हल नहीं, और कब होगा अनंत हल, सब बताते हैं। तो इसमें हम लोग को तीन कंडीशन के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला नेचर या प्रकृति के बारे में जानेंगे हम लोग। पहले लिख देते हैं कि यदि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 समीकरण 1 तथा dx प्लस ey प्लस f बराबर 0 समीकरण 2 युगपत समीकरण हो। कौन समीकरण हो? युगपत समीकरण हो, तो पहला कंडीशन में चल दीजिए, अविरोधी या इसी को कहीं कहीं लिखता है संगत होने का शर्त। पहला कंडीशन क्या है विद्यार्थी जी? अविरोधी या संगत होने का शर्त, अविरोधी या संगत होने का शर्त। तो इसका शर्त है ना क्या, कि यदि a बटा d, क्या बोले? यदि a बटा d नॉट इक्वल टू e बटा f हो, यदि a बटा d बराबर यदि a बटा d बराबर नहीं e बटा f हो, तो इसके अद्वितीय हल होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं। अद्वितीय हल मतलब एक और केवल एक हल होते हैं, समझे? यदि a बटा डी नॉट इक्वल टू ई बटा एफ हो, तो इसके कितने हल होते हैं? अद्वितीय हल होते हैं, मतलब एक और केवल एक हल होते हैं। बात समझे? अच्छा, इसके ग्राफ के बारे में भी पूछा जाए कि बताइए जी, अविरोधी होने का शर्त का ग्राफ कैसा होता है? तो अविरोधी होने के शर्त का ग्राफ जो होता है ना, वो प्रतिच्छेदी होता है। इसका ग्राफ या आलेख भी बोल सकते हैं। ग्राफ कैसा होता है? प्रतिच्छेदी होता है, प्रतिच्छेदी होता है। मतलब जैसे ई मान लेते हैं ई एक्स अक्ष है, कौन अक्ष है? ई कौन अक्ष है? वाई अक्ष है, ठीक है। एक्स अक्ष में भी दाहिना तरफ प्लस होता है, धनात्मक होता है, और दाएं तरफ ऋणात्मक होता है। तो इसको एक्स डैश, इसको वाई डैश मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका जब आलेख खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे, तो प्रतिच्छेदी होगा। ये कैसे जाएगा? तब मान लिया जाए कैसे जाएगा, ये कैसे जाएगा, ठीक है। दोनों सरल रेखा में रहेगा, और जहां पर दोनों कटेगा वहीं इसका हल होगा, यही एक्स और वाई का क्या होगा? मान होगा। तो ये क्या हल हुआ, है ना? इसका कितना, एक बिंदु पर काटा तो इसका कितना हल हुआ? एक हल हुआ। अविरोधी होने का शर्त में यदि a बटा डी नॉट इक्वल टू ई बटा एफ हो, तो इसके कितने हल होते हैं? और इसी को कहते हैं हम लोग अविरोधी होने का शर्त। क्या? यदि a बटा डी नॉट इक्वल टू ई बटा एफ हो,
तो इसको कौन शर्त बोलते हैं? इसको शर्त बोलते हैं अविरोधी होने का शर्त। और इसमें कितने हल होते हैं? अद्वितीय हल होते हैं। इसका ग्राफ कैसा होता है? प्रतिच्छेदी होता है, इंटरसेक्टिंग होता है। जब दोनों का आलेख खींचेंगे ना ग्राफीय विधि से तो दोनों एक बिंदु पर काटेगा, इसलिए इसका कितना हल होगा? एक हल होगा। समझे बात को? इतना उतारिए। चलिए पहला तो समझ गए। अब दूसरा चलिए, विरोधी या असंगत होने का शर्त। विरोधी या असंगत होने का शर्त मेन इस पर ध्यान दीजिएगा। हम लोग ए बी सी क्या है समझ ही रहे होंगे। समीकरण 1 में होता है ए बी सी और समीकरण 2 में होता है डी ई और एफ। एक्स के गुणांक को ए मानते हैं, वाई के गुणांक को और अचर पद को सी। समीकरण 2 में एक्स के गुणांक को डी, वाई के गुणांक को ई और अचर पद को एफ। ए बी सी डी एफ के मान कहाँ से लाते हैं समझ में आ गया ना? ए बी सी लाते हैं समीकरण 1 से और डी ई एफ लाते हैं समीकरण 2 से। ए किसको मानते हैं? एक्स के गुणांक को। बी किसको मानते हैं? वाई के गुणांक को। और सी अचर पद। ठीक उसी प्रकार एक्स के गुणांक को इसमें डी, वाई के गुणांक को ई और अचर पद को एफ। तो विरोधी होने का शर्त या असंगत होने का शर्त में चलिए। विरोधी होने का शर्त या असंगत होने का शर्त कहता है ना विद्यार्थी जी कि यदि ए बटा डी बराबर रहे बी बटा ई अब बराबर नहीं रहे सी बटा एफ। बात समझ जाइए। यदि ए बटा डी बराबर रहे बी बटा ई बराबर नहीं रहे सी बटा एफ, आगे वाला दोनों बराबर रहे पीछे वाला बराबर न रहे, तो इसको कौन शर्त बोला जाता है? विरोधी या असंगत होने का शर्त। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ लिख देते हैं यदि ए बटा डी बराबर बी बटा ई बराबर नहीं सी बटा एफ हो, आगे वाले दोनों बराबर रहे पीछे वाला बराबर नहीं रहे, ए बटा डी बराबर बी बटा ई बराबर नहीं सी बटा एफ हो, तो ये कौन शर्त है? विरोधी या असंगत होने का शर्त। और इसका कितना हल होगा? कोई हल नहीं होगा। यदि ए बटा डी बराबर बी बटा ई बराबर नहीं सी बटा एफ हो तो इसके कोई हल नहीं होंगे। कोई हल नहीं होंगे या होते हैं, है ना? इसके कोई हल नहीं होंगे। बात समझे? कोई हल कब नहीं होगा? जब विरोधी होने का या असंगत होने का शर्त रहेगा तब। और इसका शर्त क्या है कि ए बटा डी बराबर बी बटा ई बराबर नहीं सी बटा एफ। अच्छा, इसके आलेख यानी ग्राफ के बारे में भी पूछ देता है कभी कभी। इसका ग्राफ कैसा होता है? तो इसका जब ग्राफ हम लोग खींचेंगे तो देखिए बता देते इधर ये वाई अक्ष खींच दिए और ये एक्स अक्ष खींच दिए। ठीक है, ये तो समझिए रहे एक्स डैश बाई डैश। जब इसका ग्राफ खींचा जाता है ना तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ जाता है। दोनों एक दूसरे के क्या जाता है? पैरेलल, समांतर। ऐसे बताइए, तो जब दोनों समांतर चल जाएगा तो दोनों एक को बिंदु पर काटेगा? नहीं काटेगा। यही चलते इसके कितने हल होते हैं? इसके एक भी हल नहीं होते, यानी कोई हल नहीं होते। तो इसका ग्राफ कैसा होता है? तो लिख देंगे इसका ग्राफ समांतर होता है। इसका ग्राफ समांतर होता है। किसका ग्राफ समांतर होता है? विरोधी होने का शर्त का। क्यों ग्राफ समांतर होता है भाई? तो क्योंकि उसका कोई हल नहीं है ना? अब अगला तीसरा कंडीशन में हम लोग चलते हैं विद्यार्थी जी। कौन सा कंडीशन है? तीसरा कंडीशन है आश्रित होने का शर्त। आश्रित होने का शर्त। आश्रित होने का शर्त क्या है पहले ध्यान दीजिए। ये कहता है यदि ए बटा डी बराबर बी बटा ई बराबर सी बटा एफ तीनों बराबर रहे तो कौन शर्त है? आश्रित होने का शर्त। यदि ए बटा डी बराबर बी बटा ई बराबर सी बटा एफ हो तो उसे कौन शर्त कहा जाता है? तो उसे आश्रित होने का शर्त कहा जाता है। और इसके हल के बारे में पूछे जाए तो इसके कितने हल होते हैं? अनंत हल होते हैं या अपरिमित हल होते हैं। तो इसके कितने हल होते हैं? अनंत हल होते हैं। इसके कितने हल होते हैं? आश्रित होने के शर्त में कितने हल होते हैं? आश्रित होने का शर्त होता है कब? जब ए बटा डी बराबर बी बटा ई बराबर सी बटा एफ हो तब।
कितने हल होंगे? अनंत हल। लेकिन यही ग्राफ पूछ दिया जाए, इसका ग्राफ कैसा होता है जी? तो इसका ग्राफ संपाती होता है। इसका ग्राफ संपाती होता है। इसका ग्राफ कैसा होता है? संपाती मतलब समझते हैं? दोनों एक दूसरे को ढकले रहेगा। दोनों ग्राफ जब दोनों आलेख खींचेंगे ना तो एक के पर चल जाएगा। जैसे कह दें बाई एच, आई कह दे कौन एच? एक्स एच, एक्स एक्स डैश, ई वाई डैश। जब इसका आलेख खींचेंगे तो अगर पहला समीकरण का आलेख ऐसे खिंचाया है तो दूसर को समीकरण का आलेख इसी पर खींचा जाएगा। दूसर को समीकरण का आलेख इसी पर खिंचाएगा। इसको और हल्का डीप कर देते हैं। इसका मतलब एक ही आलेख पर दोनों है ना? दोनों समीकरण का आलेख एक ही पर गया है तो दोनों एक दूसरे को कितने बिंदु पर काट रहा है? अनंत बिंदु पर। यही चलते तो इसके कितने हल हो जाते हैं? अनंत हल। पास में रहे ना? आश्रित होने के हल में कितने हल, आश्रित होने के शर्त में कितने हल हो जाते हैं? और विरोधी होने के शर्त में एक भी नहीं। अविरोधी होने के शर्त में एक हल, अद्वितीय हल उसको बोलते हैं। एगो हम लॉजिक से बोल देते हैं अविरोधी, या उसको संगत भी बोलते हैं, ठीक है? जेकर कोई विरोधी नहीं है उसको कई हल? एक हल। जिसका विरोधी है उसका कोई हल नहीं। आज आश्रित है उस कितना हल? अनंत हल। याद रहेगा? शर्त क्या है? जब a बटा डी नॉट इक्वल टू b बटा ई हो तो इसको कहेंगे अविरोधी या संगत। अगर a बटा डी बराबर b बटा ई बराबर नहीं c बटा f रहे तो विरोधी या असंगत। अगर रहे तीनों बराबर a बटा डी बराबर b बटा ई बराबर c बटा f तो इसको आश्रित होने का शर्त। तीनों शर्त समझ गए ना? इसके अद्वितीय हल होंगे, इसके कोई हल नहीं होंगे, इसके अनंत हल होंगे। बात समझ में आया? यहाँ तक लिखिए। अब हम इस तीनों शर्त को फिर से एक बार कंक्लूजन कर देते हैं, ठीक ना? ध्यान दीजिएगा, हम एक लॉजिक से बता देते हैं। जैसे कहते हैं ना कि एक बार चुनाव हो रहा था तो एक चुनाव, उस चुनाव में ना 3 पार्टी खड़ा हुआ। कितने पार्टी? एक था अविरोधी पार्टी, दूसरा था विरोधी पार्टी, तीसरा था आश्रित पार्टी। अविरोधी को हम लोग संगत भी बोलते हैं, विरोधी को असंगत, और तीसरा तो आश्रित ही है, ठीक है? तो अविरोधी होने का शर्त ध्यान रखिएगा कि a बटा डी नॉट इक्वल टू b बटा ई। अगर a बटा डी नॉट इक्वल टू b बटा ई जैसा नेचर रहे तो क्या होगा? अविरोधी पार्टी। अगर a बटा डी बराबर b बटा ई रहे और बराबर नहीं c बटा f रहे तो समझिए कौन पार्टी है? विरोधी पार्टी। अगर तीनों बराबर रह जाए, a बटा डी बराबर b बटा ई बराबर c बटा f, तीनों बराबर रह जाए तो इसको कहेंगे आश्रित वाला पार्टी है, माने आश्रित होने का शर्त है। समझिए ना, बता रहे हैं लॉजिक के तरह, ठीक ना? अब सुनिए, उस चुनाव में क्या हुआ ना, अविरोधी पार्टी को, कौन पार्टी को? अविरोधी पार्टी को केवल 1 वोट पड़ा। कितना वोट पड़ा? यानी इसके हल के बारे में हम बताना चाह रहे थे कि इसके कितने हल होते हैं? एक हल होते हैं, यानी अद्वितीय हल होते हैं, एक और केवल एक हल होते हैं। कौन पार्टी को 1 वोट पड़ा? अविरोधी, जिसका कोई विरोध नहीं था उसको मात्र कई वोट पड़ा। बात समझ रहे हैं? और दूसरा में चलिए विरोधी, विरोधी मैंने समझ रहे हो, जिसका सब विरोधी था उसको कोई वोटे नहीं दिया, यानी इसका कोई हल नहीं होते हैं। बात समझ रहे हैं ना? कोई हल नहीं होते हैं। की दिक्कत होगा? और तीसरा आश्रित पार्टी था, वो आशा करके उम्मीद करके इसी खड़ा हो गया था कि अरे वोट देती तो देते ही नहीं, तो हार भी तो हार भी, है ना? जीतवी तो जीतवी, तो हार भी तो हार भी, देवे करती देते नहीं तो नहीं देती। तो ये आश्रित पार्टी था, आशा लगा के खड़ा हुआ था, लेकिन इसको कितना वोट मिला? अनंत वोट मिल गया, है ना? कितना वोट मिल गया? अनंत वोट पड़ गया। यानी इसका कितना हल होगा? आप तो समझ गए हमें। अविरोधी पार्टी की, जिसका कोई विरोधी नहीं था, उसको कई वोट पड़ा? 1 वोट। विरोधी था सभ्य, 1 को वोट नहीं दिया, यानी कोई हल नहीं, 0 हल, है ना? आज आशा उम्मीद करके इसी खड़ा हो गया था कि जीतेंगे चाहे हारेंगे, उसको कितना वोट पड़ गया? अनंत वोट। यानी इसका कितना हल? अनंत हल। शर्त भी याद रखिएगा, a बटा डी बराबर नहीं b बटा ई, अविरोधी या संगत। a बटा डी बराबर b बटा ई बराबर नहीं c बटा f तो विरोधी या असंगत। और तीसरा a बटा डी बराबर b बटा ई बराबर c बटा ई, तीनों बराबर तो आश्रित होने का शर्त।
दिक्कत है तब बोलिए। नहीं। अब आगे हम बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे विद्यार्थी जी दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के हल की प्रकृति के बारे में हम लोग पढ़नी है कि इसका हल कई गो होगा, एक होगा कि दो होगा कि अनंत होगा, है ना। अब हल के बारे में तो सीख गए, लेकिन इसके हल ज्ञात करने की विधियां भी बहुत सारा है। अब हेडिंग देंगे युगपत समीकरण को हल करने की विधियां। युगपत समीकरण को हल करने की विधियां। सुनिए विद्यार्थी जी, युगपत समीकरण को हल करने की निम्नलिखित 6 विधियां हैं। कोई कोई बुक में कम भी देता है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको अपना अपना पढ़ाने का तरीका है। युगपत समीकरण को हल करने की विधियां, तो युगपत समीकरण को हल करने की निम्नलिखित विधियां हैं। युगपत समीकरण को हल करने की निम्न लिखित विधियां है। युगपत समीकरण को हल करने की निम्नलिखित विधियां है। कौन कौन विधियां हैं भाई? तो सबसे पहला विधि हम आपको समझा देते हैं। सबसे आसान विधि हालांकि विलोपन विधि है। विलोपन विधि, विलोपन विधि कौन विधि? युगपत समीकरण को यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने की निम्नलिखित विधियां हैं। सबसे पहला पढ़ा देते हैं कौन विधि? सबसे आसान विधि यही है, विलोपन विधि। अंग्रेजी में बोलते हैं बाई इलिमिनेशन मेथड, METHOD मेथड, बाई इलिमिनेशन मेथड। दूसरा चलिए विद्यार्थी जी, रोमन में नहीं नेचुरल में लिख देते हैं इसको। दूसरा चलते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि कौन विधि? अंग्रेजी में बोलते हैं बाई सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा कौन विधि? हाँ, सब समझाएंगे ना डिटेल से। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि। तीसरा चलिए क्रॉस वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बाई क्रॉस, CROSS क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मेथड। चौथा चलिए विद्यार्थी जी, चौथा में हम लोग पढ़ेंगे, पहला विलोपन हो गया, दूसरा प्रतिस्थापन हो गया, तीसरा वज्र गुणन हो गया, और चौथा पढ़ लेते हैं हम लोग तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बाई कंपैरिजन मेथड, कंपैरिजन मेथड, बाई कंपैरिजन मेथड। पांचवा हम लोग पढ़ेंगे विद्यार्थी जी अनुपात निर्णय विधि, अनुपात निर्णय विधि। विधि कौन विधि? बाई रेशियो, बाई रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड। मेथड। छठा एगो हम लोग पढ़ेंगे ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि कौन विधि?
हाँ, ग्राफीय विधि अंग्रेजी में बोलते हैं ग्राफिकल, हिंदी में इसको आलेखीय भी बोल सकते हैं। ग्राफिकल मेथड बाई छोड़ दिए, बाई ग्राफिकल मेथड, है ना। तो युगपत समीकरण को हल करने की विधियां, युगपत समीकरण को हल करने की कितनी विधियां हैं? 6 विधियां। पहला विलोपन विधि बाई एलिमिनेशन मेथड, दूसरा प्रतिस्थापन विधि बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा वज्र गुणन विधि बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, चौथा तुलनात्मक विधि बाई कंपैरिजन मेथड, और पांचवा अनुपात निर्णय विधि बाई रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड, और छठा ग्राफीय विधि बाई ग्राफिकल मेथड। इसमें 1, 2, 3 को देता है, और एक छठा वाला देता है एनसीईआरटी में पढ़ने के लिए, आई दोनों नहीं देता है, ठीक ना। लेकिन चलिए हम आप लोग को सब पढ़ाएंगे, पहले इतना ही लिखिए। इसके बाद अब आप लोग को अगला वीडियो में बताएंगे, अगला वीडियो को देखिएगा, पूरा डिटेल से बताएंगे।